नमस्कार। स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कंपनी को, जिस कंपनी को कहते हैं एक नया फार्मूलाज यूज होता है जिसको कहते हैं प्राइस क्रॉसओवर। और प्राइस क्रॉसओवर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की चार्ट में लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर इसकी स्विंग वाली पोजीशंस बनी है कुछ महीनों के अंदर। आखिर क्या हुआ कंपनी को लेकर? इस जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, क्या वो अट्रैक्टिव मोड का था जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी रैली हुई, या कुछ और इनके पास कारोबार में ग्रोथ लेवल को देखने को बनती है? देखने को मिलता है कंपनी का नाम है DCW। हम भी पहली बार स्टडी कर रहे हैं और कहते हैं प्रोड्यूसिंग वैल्यू थ्रू सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। ये CSR की बात करती कहती है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विथ आवर करीब 12 प्रोडक्ट है एंड द कहते हैं एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कहते हैं स्पेंडिंग द 12 कंट्री और 100 कस्टमर इनके पास। 12 कंट्री में 100 कस्टमर 100 क्लाइंट को इनका कारोबार देखने को बनती है। कहते हैं नीचे इन द डाइवर्सिफाइड में कहती है कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, कैसे स्पेशलिटीज काम है इनके पास, स्पेशलिटी केमिकल को लेकर के, इंटरमीडिएट केमिकल को लेकर, और तीसरा का कहते हैं कॉमोडिटी को लेकर के। इसके बाद कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ की बात इन्होंने कहा है टोटल और ओवरऑल, और ये कहते हैं करीब 18,715 रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस हुआ है 2023-24 के दौरान में, मिलियंस में है इन द रुपीज़ की बात कर रही है। साथ में देखने को मिलती है कि इनके हिसाब से एबिटा तक में करीब 70% तक की उछाल देखने को मिला है इसके किसमें शेयर ऑफ द स्पेशल केमिकल के अंदर के देखने को मिलती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में यही समझने की प्रयास करेंगे, जो कंपनी के पास इतनी सारी ग्रोइंग प्रोडक्टिविटी है तो आखिर मार्केट में जो क्यों नहीं बढ़े, और क्या स्टॉक में यदि आज के टाइम में देखा गया कि बाकी कंपनियों से स्टॉक की प्राइस बड़ी नहीं है, स्टॉक की प्राइस काफ़ी छोटी थी, बाकी कंपनियों से जो भीड़ है वो कितनी बड़ी है? यदि भीड़ में कुछ ऐसा होता है तो क्या लगता है कि भैया भीड़ वहाँ पे और भी बढ़ सकती है या भीड़ में कुछ हटने की गुंजाइश बनती है? चलिए आज इसी को जानने के प्रयास करेंगे। क्या इस टॉप पे आने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है? हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं मैं आज कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, लेकिन यदि अपने पुराने रिकॉर्ड के प्रति एक हमने एक कहावत कहती है, जो हायर टू हायर को लगातार तोड़े और लोअर टू लोअर को टच भी ना करे, ऐसे स्टॉक को चुनो तो स्टॉक की कुछ बड़ी करके देता है। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अभी देखने को मिला करीब 10% के सर्किट पे कामकाज किया था। इस कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो बहुत छोटा सा है, और जो बिहीर का आकलन करता है 222 गुणने की अर्निंग के बेसिस पे, तो अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्निंग की तरफ देखा जाए तो कहती है करीब करीब लगता है कि 20 से 21% की अर्निंग करती है पर शेयर का। उस 21% अर्निंग के पीछे जो मार्केट में भीड़ खड़ी हो रखी है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो 222 गुणने की है, जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में बाकी दुकानों पे केवल 20 लोगों के बिल है, तो यहाँ पे 222 लोगों के बिल है। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 10 गुना ओवर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी। इसका मतलब 10 गुना और स्टॉक, क्या 10 रुपये का स्टॉक होगा? तो नहीं, ये नियर हाई लोअर टू लोअर करीब 46 रुपये तक गया था, हायर हायर भी उससे डबल से ज़्यादा कामकाज करती नजर आई। 2.5 गुने के आसपास कह सकते हैं, वहाँ से उन्होंने इंक्रीज किया एक लोअर प्राइस से अपर प्राइस। जहाँ पे आरओसी की आती है करीब 6% के आसपास, आरओई की बात करती है केवल 1.65% के आसपास। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड छोटा सा पार्ट रहा है कंपनी को लेकर के। तो आखिर भीड़ के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो क्या इनकी प्रोडक्टिविटी लगातार ग्रो करती है, क्या इनके सेल्स ग्रो करती है, लेकिन हमारे सामने नहीं दिखता कि सेल्स को ग्रो के बेसिस पे हम आकलन करने के लिए हमें प्रॉफिट को कम कर दिया गया। इसकी वजह से हमारे पास क्या दिखा? भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिख गया। इसके लिए कहते हैं कि डेट टुकड़ों को समझना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, साथ में ये देखिए जो दूसरा पार्ट है करंट रेशो का। आखिर एक पार्ट वो है जो कंपनी को ऊपरी दबाव से, जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है जहाँ पे ईपीएस की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों को ईपीएस से गहरा संबंध है, क्योंकि एक पीएल का पार्ट है और एक बैलेंस शीट की पार्ट है। बैलेंस शीट की वो पार्ट है जहाँ पे आपकी लायबिलिटीज खड़ी है, उस लायबिलिटी को पे आउट करने के चक्कर में, या उनको जो आपकी कॉस्टिंग होती है
उसको लेकर के प्रॉफिट को कम कर दिया गया। और ये वो पार्ट है जहाँ पे उधार सेल्स भी इंक्लूड होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे 100% होगा, उधार सेल्स भी इंक्लूडेड होगा, जिसमें कि रिस्क भी बनता है। आखिर रिस्क क्या बनता है पता है? उधार के पीछे, उधार के पीछे रिस्क क्या बनता है? जो डेटर्स कौन सा है, कि क्लाइंट कौन सी है, पहले बात। दूसरी तरफ बात करती है कि क्या क्लाइंट के अकॉर्डिंग पैसा कितने दिन में मिलता है, और ये परसेंटेज क्या है नेट प्रॉफिट के आंकड़े से, या फिर सेल्स के बेसिस पे, या फिर प्रॉफिट और डेटर का रेशियो को। इन सभी पहलुओं पर हम समझेंगे, जहां जहां हमने हाईलाइट किया है। जहां पर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो कहते करीब 16 रुपये के आसपास, मतलब इनका इंट्रेंसिक वैल्यू में कोई बड़ी तगड़ी हमें जंप देखने को नहीं मिला। लेकिन इनकी नेटवर्थ की पोजीशन काफ़ी छोटी सी थी, क्योंकि देखा जाए तो नेटवर्थ कितनी थी, काफ़ी छोटी, मतलब 10,000 लाख का था, जबकि जो रिवेन्यू रहा वो करीब उसके डबल के आसपास पहुंच गया, 18,000 से ज़्यादा पहुंच। ये था स्टैंड अलोन डेटा। मतलब समझ में है कि कंपनी खुद भी कारोबार करती है, और कंपनी के खुद के कारोबार के अलावा जो दूसरा कारोबार है सब्सिडरी को लेकर के, उनका भी कारोबार चलता है, जिसकी वजह से नेटवर्थ एक इंक्रीज करती हुई नजर आई है कंपेरेटिव टू स्टैंड अलोन डेटा। तो चलिए हम इसको डीपली की तरफ समझने के प्रयास करेंगे, और क्या कहना चाहते हैं, जो कि बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। कंपनी की तरफ देखा जाए तो कहती है मैन्युफैक्चरिंग द सेल ऑफ द डाइवर्स range of the product with the focus on the commodities chemical, especially its chemical and the intermediates product के ऊपर कंपनी का कारोबार है। इन कारोबार के पीछे हम जानेंगे डिटेल्ड में क्या कहना चाहती है। और दोस्तों मैं कोई भी ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर्स हूँ आपके लिए, एज ए लर्नर हूँ मार्केट में, ओनली एज लर्नर। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि प्रमोट भी करना चाहते हैं इस तरह के लर्निंग्स वाले पॉइंट्स को लेकर के, तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन की बातें करते नजर आ सकते हैं। चलिए जानने के प्रयास करते हैं पीयर्स को लेकर। जहाँ पीयर्स में सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स, स्टाइलिनिक्स पेट्रोफॉर्म्स हैं, सविताज ऑयल्स हैं, वंशालीज इंजीनियरिंग हैं, जैसे कंपनी शामिल है। उनकी लिस्ट में देखा गया कि सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में भीड़ हुआ है तो इनकी स्टॉक में खरीदने को लेकर के त्राहिमाम से चल रही है लगातार, जो कि देखा जाए कंपेरेटिव टू द बाकी कंपनी में से काफ़ी गुणने की रफ्तार से यहाँ पे भीड़ बढ़ी है। जब भीड़ बढ़ेगी तो क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितनी थी और कितना हो गया? तो देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के ऐसा कोई आंकड़ा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे यह आंकड़ा देता है जो मार्च तक की डेटा में कंपनी के पास करीब 1,52,000 के आसपास थे, जबकि जून में आके कम हो गई। उससे पहले एक 20 का आंकड़ा था, उससे पहले एक 7 का आंकड़ा था। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो भीड़ कम हो गई लोगों को लेकर के, लेकिन कुछ लोगों ने ज़्यादा स्टॉक करके रखा होगा। उसके बाद मार्केट कई चल रही है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में नई प्लेयर्स आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में और जो रेस था वो बढ़ती नज़र आई है। समझने के प्रयास करते हैं इनकी रिजल्ट से लेकर। कंपनी कारोबार जैसे भी कर रही है, जिस तरह से कर रही है, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस लेवल जो भी दर्शाता है, उसके पीछे एक ही चीज़ को देखते हैं, जो कि कहती है क्या इनकी कस्टमर बेस ठीक थे, क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, क्या इनकी बैलेंस शीट पोजीशन तो ठीक था। यदि कारोबार अलग अलग ठीक ठाक चलती है तो मार्केट को ऑब्वियसली चलना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग कारोबार है। एक स्टॉक मार्केट कारोबार है जो कि कौन करता है, उनका फील्ड ही अलग है, और एक कंपनी का कारोबार है जो केमिकल अपना बनाती है, बेचती है, उसको अपनी केमिकल प्रोडक्टिविटी के लिए जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने ओनरशिप को बेच करके उन्होंने अपनी बिजनेस को बढ़ाया। ये एक सिंपल सी बात होती है मार्केट में। कंसोलिडेटेड डेटा कोई है नहीं कंपनी का, जो डेटा है वो स्टैंडअलोन डेटा ही शामिल है। स्टैंडअलोन डेटा शामिल बेसिस पे देखा जाए तो ये कहती है, यहाँ पे हम देखने वाली बात करते हैं, और वो ये दर्शाता है तो कंपनी को क्या हुआ, क्या जून से जून में ग्रोथ करती है, कहती है ऑब्वियसली ग्रोथ करती है। पिछले क्यू और क्यू ग्रोथ करती है, कुछ नहीं करती है। इसमें क्या हुआ, क्यू और क्यू में पिटती नजर आती है, लेकिन वाई वाई में इंक्रीज करती है। आखिर ट्रेंडिंग क्या कहता है? देखिए ट्रेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 500 से लेकर के 700, 750, 800 करोड़ तक का रिवेन्यू बनाया था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कंपनी के पास करीब 500 करोड़ से आसपास ही अटकी है। मतलब कह सकते हैं हाँ, ना बड़ी मूवमेंट थी, ना वहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट थी।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेकर कहते हैं कि 11% कभी हुआ करता था, जो कि गिर के 9% हो गया। इनके लिए डाउनफॉल था। पिछले क्यू और क्यू का भी गिरावट था और वाई की बेसिस पे भी गिरावट था। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा कहता है कि ये भी एक गिरावट का संकेत दिया था, कंपेरिजिंग टू द किससे, पिछले पीरियड से। जून टू जून को कंपेयर करेंगे तो गिरावट था, मार्च टू जून को कंपेयर करेंगे तो गिरावट था। लेकिन कंपनी के इससे पहले देखा जाए, यदि हम मार्च 23 से पहले की आंकड़ा लेते हैं तो वहाँ पे करीब करीब प्रॉफिट 55, कितना, 58 करोड़, 49 करोड़ तक का प्रॉफिट ही, 58 करोड़ तक का उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया। उस लेवल पे आज के लेवल में कुछ है ही नहीं। यदि उसके कंपेरिजन आज करें तो शायद लगता है कि इसमें ग्रोथ लेवल नहीं थी। लेकिन सेल्स लेवल को लेकर कहती है कि सेल्स लेवल भी नहीं थी। तो यदि किसी बैकेंड्स डेटा तरफ देखें तो वो कहती है उसमें नहीं। लेकिन यहाँ पे कंपेयर क्या किया जाता है पता है, कंपेयर केवल दो डेटा को किया जाता है कि वाई और क्यू के हिसाब से क्या कहना चाहता है, या तो पिछले महीने का, पिछले पीरियड का, या फिर उससे पिछले साल का। यहाँ पे देखने को मिली कि 14% से लेकर के बाकी कुछ ऐसी चीज़ थे जहाँ पे गिरावट भी दर्ज करती है, हार्डली 40% तक की गिरावट दर्ज करती है। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट की बात करें तो हमारी समझ में ये आई, जो कंपनी के पास जो ट्रेंडिंग व्यू था, वो ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, नियरली 1100 करोड़ से लेकर के और करीब करीब 2500-2600 करोड़ तक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कामकाज किया। किसको लेकर के, सेल्स को लेकर। लेकिन यहाँ पे इसमें गिरावट थी लंबी, इस पीरियड से भी गिरावट थी, इस पीरियड से भी गिरावट थी। यहाँ 2021 से उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई नजर आई, 22-23 लगातार गिरावट था। लेकिन लास्ट 12 महीने का डेटा थोड़ा सा एट्रैक्टिव कहता है कंपेरेटिव टू द पिछले। जबकि कंपनी ने इससे पहले करीब करीब 192 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया था 23 के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉफिट पता है क्या हुआ, प्रॉफिट धड़ाम से गिर के केवल 16 करोड़ पे रह गया। मतलब आपने सेल्स तो काफ़ी बढ़ाया, और सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी के बाद में शायद उस लेवल पे मायूसी की तरफ कामकाज किया है। इसके पीछे क्या कारण था, क्या कुछ, क्या इन्होंने इंटरेस्ट बर्डन को बढ़ाया था, कहती नहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन से पहले भी अच्छा खासा था। यहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन कम होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना पाई, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हुआ, एक गिरावट में दिखाया था। ऐसे ही यदि ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो परसेंटेज में देखा गया कि यहाँ पे 28% से लेकर के नियरली करीब 88% तक की आपस में एक डाउनफॉल वाली सिचुएशन बनाई थी, कंपेरेटिव टू द 23 और 24 का डेटा जो हमारे सामने यहाँ पे खड़ा है। अब हम समझने की प्रयास करेंगे रेस्ट चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहता है, तो वो क्या कहती है वो हम समझते हैं। जहाँ हम बैलेंस शीट के फिगर और प्रॉफिटेबिलिटी टेबल में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ जो चार्ट है, ये चार्ट क्या है, इस तरह की चार्ट में हमारे पास समरी जो डेटा निकल के, इसमें स्टॉक मार्केट की चीज़ें 1 2 3 और भी बाकी कुछ है। बाकी कुछ देखा जाए तो यहाँ पे पीएल की पार्ट है जो कंपनी का खुद का कारोबार का है, उसकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे बैलेंस शीट की, कंपनी की बैलेंस शीट जहाँ पे हकीकत के बारे में मिलता है जानकारी। तो हम इसको जाने चलते R2R में बीएस की तरफ। बीएस में हमारी पहली नज़र जाती है कि क्या कंपनी के पास लायबिलिटीज़ क्या कहती है। इस लायबिलिटी की हम बात नहीं करते, ये तो आपके पास जब कुछ होगा तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप तो ऑनर है, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखा है तो कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को कम किया, लायबिलिटी को कम किया तो फिक्स एसेट्स को लगातार इन्होंने इंक्रीज किया, फिक्स एसेट्स को इंक्रीज किया तो इन्वेस्टमेंट की पार्ट भी लगातार इंक्रीज होती नजर आई, और उतना ही नहीं अदर एसेट्स भी लगातार इंक्रीज की तरफ बढ़ती नजर आई। अब जब अदर एसेट्स की सवाल आती है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आती है, और वो क्वेश्चन ये आता है क्या इनका कुछ डेटर्स भी है क्या, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। वो कहते हैं कि 114 करोड़ मार्केट में से लेना है। हम देने वाली बात नहीं करते हैं कि देने वाली बात में आपकी लायबिलिटी हमने शामिल कर ही लिया था। जब लेने वाली बात आई तो लेने वाली बात में 114 करोड़ का इनके पास मार्केट से पैसा अभी लेना है। इसके प्रति हमें जानना जरूरी है कि क्या चिंता क्या है यहाँ पे। यहाँ पे चिंता की बात यह है कि रिस्क कितना कहता है, डेटर्स इनके कौन से हैं, क्लाइंट्स कौन से हैं, और क्लाइंट इनके पास कितने टर्म के अंदर पैसे देते हैं, और वो जो पैसा है ये पैसा, वो पैसा प्रॉफिट के बेसिस पे कितना है, सेल्स के बेसिस पे कितना कहता है, कितने दिन में पैसा देता है। तो कहती है यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है।
ठीक है, 22 दिन में पैसा मिल जाता है। चलिए अच्छी बात है, 114 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, जहाँ से इनका कारोबार का बात कर रहे थे, वहाँ पे कहा कि 177 करोड़ में है, 114 करोड़ मार्केट में अभी भी रिस्क पे है। जबकि प्रॉफिट ना कितना बुक करती है, प्रॉफिट बुक किया 16 करोड़ का। इसमें से कुछ खर्चे एक्चुअल में नहीं होती है। इसमें से आपने देखा होगा कि ये सारे जो खर्चे ना, ये एक्चुअल में खर्चे नहीं होते हैं। इसको तो एक अकाउंटिंग बेस पे बुक कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा डाउन हो जाती है। अब इसलिए यहाँ पे देखा जाए कि इसके लेवल पे यदि हम इसको देखें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे, तो शायद कई गुणों की ज़्यादा है। और यहाँ पे इसके हिसाब से चलो बहुत कम है, लेकिन इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क कहता है। चलिए, जो रिस्क इसके बारे में कहता है वो कहता है, क्योंकि ये कहता है हमारे पास पैसे दे देते हैं जल्दी, तो हम इसमें क्या रिस्क लें। इसके बारे में कहती है कि बैलेंस शीट फिगर को हुआ क्या, तो कहती है इनके शॉर्ट टर्म कैश में और बाकी सारी चीज़ में हमने दो चीज़ पर देखा जाए, तो कहती है जितना इनका एसेट्स बढ़ती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ना लायबिलिटी भी इन्होंने इंक्रीज कर पिछले पीरियड से। अर्थात समझ में आया कि इससे इससे और इससे, मतलब इस रफ्तार से उन्होंने अपने आप को दर्शाती नजर आए। अब आते हैं समझते हुए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ तो मैं नॉट ए ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। चलिए, जानने के प्रयासरत हैं और कंपनी की उन पार्ट पे चलते जहाँ पे निवेशक की हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे पास भीड़ 222 गुने की देखने को मिला। और निवेशक कहती हैं यहाँ पे लास्ट जो जून तक का डेटा था, 1 लाख हमने रिकन्स्ट्रक्शन किया था अभी, उसमें ये डेटा था। इसमें एफआई की तादाद अच्छी खासी है। क्या कंपनी भी फॉर्म की है, तो कहती है नहीं, कंपनी साहू ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है। के पास 7% और जैन साहब इनके पास का काफ़ी सारे बने हुए हैं। एफआई की तादाद करीब 7% से ज़्यादा की है। डीआई को कोई डीआई अभी तक यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इतनी कंपनी में मूवमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन डीआई अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है। और जब जिस दिन डीआई इंटरेस्टेड होगा, सोचने वाली बात है, उस दिन शायद मार्केट 100 के बदले शायद 200 या 300 तो आसानी से जा सकता है, क्योंकि इनकी कई बार क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा डाउनफॉल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से शायद एक तो उनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, फ्लैक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग के बाद में पब्लिक 47% के आसपास होल्डिंग, उसमें से कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ क्या ट्रेडर्स बैठे हों और कुछ कुछ बड़े लोग बैठे हों, जो कि इसको हम बिग बुल कहते हैं मार्केट में। यहाँ पे मार्केट में देखा कि लगातार पिछले पीरियड से इसमें क्या हुआ, इंक्रीज करती हुई जनसंख्या थी, किसको लेकर के, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ट में अब देखिए, चार्ट वाली बात को हम लेते हैं बीएसई के डेटा से, क्योंकि बीएसई का डेटा हमें कुछ काफ़ी अच्छा भी लगता है और इसमें कुछ फिगर आउट हमें क्लैरिटी के साथ एक अच्छे व्यू से देखने में भी मिलता है। अब देखिए, पूरे साल का डेटा कहती है कि पूरे साल में कहीं भी कंपनी के पास जो प्राइसिंग थी उसको लेकर के बड़ी हलचल नहीं हुई। यहाँ तक बड़ी हलचल की बात नहीं थी। मार्केट ने एक बार बड़ी सी रैली लिया था, लेकिन उस लेवल पे नहीं लिया था। लेकिन अभी जो कुछ पिछले दिनों से यहाँ पे देखने को लगे वॉल्यूम एक लगातार इंक्रीज हुई। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंटरेस्ट का मतलब कहता है कि ट्रेंड बनना, और ट्रेंड क्या बना, मार्केट में खरीदने को लेकर के। जिनके पोर्टफोलियो में था वो भी अपने आप को इसमें और इंक्लूड करना चाहे, और कोई तो बेचने वाले थे ही, ऐसा तो था ही नहीं कोई बेचने वाला नहीं था। बेचने वाले तो थे, तब तो मार्केट में हाई पे जल चल रही थी, कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। ऐसा आंकड़ा देता है। अब कंपनी निवेशक को देते गए और सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहते हैं। सेंटिमेंटल में फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था। जहाँ पे उस अपडेट की बात करें, यहाँ पे जो भी नॉर्मल डे टू डे की अपडेट होती हैं, चाहे इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर के हो या फिर लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात को, वही चलता रहता है। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी 2023 के जो डिविडेंड दिया था, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, और डिविडेंड का पार्ट भी कंपनी का न्यूट्रल के आसपास था। मुझे लगता है कि बहुत कम उन्होंने दिया था। इसको फिर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कंपनी के बारे में कुछ पार्ट को और समझने की प्रयास करते हैं। इनकी कुछ लगातार पीपीटी भी आई होगी इस अगस्त वाले में, उसमें कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाया होगा, जो हमने क्या किया है, हमारे पास क्या है। कहती है DCW लिमिटेड अर्निंग प्रेजेंटेशन की बात कहा है। उन्होंने कहा कि बिजनेस में हमारे पास जो है
इसमें एक चीज़ हमें देखना जरूरी है कि सेगमेंट वाइज भी कुछ अर्निंग करती है कि नहीं करती है। इसके लिए हमें बीएससी सबसे बेस्ट लगता है, और बीएससी पे हम देखा जाए तो सेगमेंट वाइज के लिए हम गए यहाँ पे फाइनेंशियल के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, और यहाँ पे सेगमेंट वाइज है आखिर किस किस काम से इनके पास पैसे आते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास पीवीसी का काम है, कॉस्टिक सोडा काम काज देखने को मिलता, सीपीबीवी का काम काज है, सोडा एसएस का काम काज है, सिंथेटिक्स आयरन्स ऑक्साइड्स पिगमेंट्स जो कि शायद केमिकल और बाकी सारे जो के रिलेटेड जुड़ी हुई तो ये इनमें उनका कामकाज है। ओवरऑल उनका कारोबार सबसे बेटर यदि कारोबार देखने को मिला तो उनका पीवीसी का कारोबार देखने को, अर्थात इसको कंपेयर करने के टाइम पे मुझे लगता है कि पीवीसी से कंपेयर शायद बेटर किया जा सकता है, और बाकी कंपनियों से भी किया जा सकता है, लेकिन उसके उसी अकॉर्डिंगली किया जा सकता है जहाँ पे इनकी रिवेन्यू उस लेवल पे बनती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनको पीपीटी पे देख रहे थे रिसेंटली कुछ आंकड़ा को लेकर के, यहाँ पे कहती है कि फाइनेंशियल हाईलाइट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात किया है। प्रेजेंटेशन उन्होंने अच्छे खासे दिया और कहते हैं हमारे पास कमोडिटी केमिकल के अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं उसमें कहते हैं कि नेल्कोज हैं, फिन लोलेक्स हैं, आर टी एन पी एल्स हैं, आशीर्वाद निकल के आती है, ये जो आशीर्वाद पाइप है, मनालीज पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम्स पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं, ट्राइकॉन की बात करते हैं, वेदांता की बात करते हैं। स्पेशली केमिकल में इनके पास जो क्लाइंट हैं उसमें कहते हैं सुप्रीम्स हैं, एस्ट्रल पाइप्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, ये सब ये इनके पास क्लाइंट अच्छी खासी हैं। जहाँ पे इसके पास 14 से 15 दिन में पैसे आते हैं, तो यदि पैसे ज़्यादा भी पड़े हुए हैं ना 10 करोड़ के अकॉर्डिंग, इनके पास ज़्यादा 114 करोड़ पड़े भी है ना, तो कोई बड़ा फर्क नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो तरह से हम आंकड़ा कर रहे थे ना, वो इन्होंने कहा हमारे पास इस टाइम फ्रेम में हमारा ये डेटा कहता है, जहाँ पे हमने इस तरह के डेटा में हमने वाई में जंप किया और क्यू में हमने पिटती नजर आई, तो ये उन्होंने डेटा का आंकड़ा दे दिया। ये इनके लिए अच्छी बात थी और एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमें भी अच्छा लगा। इनकम स्टेटमेंट की बात उन्होंने कहा कि उनका वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी डेटा दिया उन्होंने, और इसके अलावा की बात करूँ तो उन्होंने कुछ सिचुएशन की बात की, हिस्टोरिकल बैलेंस शीट की बात किया, जहाँ पे इनके पास करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 25 का डेटा कुछ देगा नहीं, क्योंकि 25 का डेटा भी बना नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात किया उन्होंने, अच्छी खासी परफॉर्मेंस की बात किया, साथ में एक मार्केट कैपिटल मार्केट डेटा को उन्होंने कैप्चर करके दिया है कि हमारे पास ये सब डेटा था और ये हमने समझने का प्रयास किया। आइए जानने के प्रयास करते हैं इसकी चार्ट को लेकर के। चार्ट में हमने देखा कि इनमें वॉल्यूम लगातार आई थी, वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट ने कुछ ऊंचाई तक पहुंचते हुए नजर आई। इसको कहते हैं प्राइस क्रॉस ओवर भी कहते हैं, जहाँ पे प्राइस को क्या कर रही है, लगातार तोड़ रही है। क्या इसके पहले भी इस तरह की कभी प्राइस हुआ करता था कंपनी का? कहती नहीं। ये अपनी लगातार ऊंचाइयों को पहुंचने वाली कंपनी के पास किसी जमाने में प्राइस था। कब था इसकी ब्रेकआउट किया था? कब की ब्रेकआउट थी ये टाइम फ्रेम? ये था नियरली कह सकते हैं कि 17 का ब्रेकआउट उन्होंने तोड़ा। कब पता है? 21 के अंदर। 4 साल तक कंसोलिडेट डेटा क्या हो रही है, कंसोलिडेट हो रही थी। और जब उसके बाद जाके मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी बनाई, उसके बाद लगातार अपने अपनी जो पोजीशन था ब्रेकआउट की बात थी उसको लगातार उन्होंने ब्रेकआउट करके तोड़ दिया। तो लगातार तोड़ दिया, सीधे सीधे समझा तो लगातार अपने हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ दिया। कंपनी के पास यदि कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखा जाए तो सेल्स को लेकर कहती है कि यहाँ पे सेल्स उतनी बड़ी तगड़ी जंप थी नहीं, प्रॉफिट ठीक ठाक थी, लास्ट एक साल में थोड़ा सा गिरावट था, स्टॉक प्राइस सीजीआर में बढ़ोतरी देखने को मिला, रिटर्न इक्विटी भी उस लेवल पे उतनी बड़ी देखने को नज़र नहीं आई। तो इसके एनालिसिस पार्ट में हमने क्या देखा, अभी तक जो होल्डिंग था प्रमोटर को वो थोड़ा सा क्या करती है, उन्होंने इंक्रीज करती नजर आई थोड़ा सा परसेंटेज को लेकर के। ओवर रेशियो की बात किया, पेमेंट्स की बात किया, कुछ डिविडेंड का जो पार्ट था वो काफ़ी कम देती है कंपनी, और इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोइंग कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छी पोटेंशियल के साथ कारोबार करती नजर आती है। तो मार्केट आज 100 के आसपास है, 10% की सर्किट के साथ काम किया था। अब सवाल आता है गोल्डन रूल को लेकर के। उससे पहले हम चलेंगे आखिर निवेशकों को उन्होंने दिया क्या, कितना परसेंटेज की बात किया। हमने यहाँ पे देखा था पिछले 5 सालों में कंपनी ने नियरली देखा जाए तो करीब 500% के आसपास की उछाल दे चुका है पिछले 5 सालों के डेटा में। ऐसे ही देखें तो इसके एक साल में करीब 77%, और ये कुछ रिसेंटली चार्ट के आंकड़ा देता है। उसी आंकड़ा से हम यदि बीएससी की तरफ देखें तो एक हमारे पास बीएससी पर कुछ और मल्टी चीज़ निकल के आती है, जिसको लिए हम काफ़ी बार ट्राई करते हैं, जो कुछ इसके साथ साथ इसके इंडिकेटर का चार्ट भी निकले, लेकिन शायद वो निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखने को मिली जो कंपनी के पास नियरली
जो परसेंटेज थी चाहे सेंसेक्स को लेकर के बीएससी कमोडिटीज़ को लेकर के, उसमें क्या देखने को मिला? उसमें देखने को ये मिली जो कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार क्या हुई, लगातार देखिए कितनी बढ़ी हुई नज़र आई। किसी भी पीरियड का आप कंपेयर करके देखिए, चाहे 6 महीने का देखिए, 1 महीने का देखिए, चाहे 2 सप्ताह का देखिए, लगातार कंपनी ने अपनी ऊंचाइयों को टच किया है कंपेयर टू द सेंसेक्स, कंपेरिजन टू द इनकी बीएससी कमोडिटीज इंडेक्स। दोस्तों गोल्डन रूल की तरफ चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट में एफडीज करना और बाकी सेक्टर में पैसा लगाना भी ठीक है, लेकिन कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट में रिस्क के साथ जो पैसा बनता है वो हमारे सामने दिखता है। यदि एफडी पूरे साल में 10% भी कवर करके देता तो यहाँ 6 महीने या 1 साल में 77% का क्या करता है, रिटर्न बना के देता है। ये इनके लिए एक अच्छी बात है रिस्क के साथ। अब रिस्क के साथ बात यह होती है कि आप जब भी कुछ लेते हैं तो आप खुद की रिस्क देखिए, मार्केट क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितना आप ले कवर कर सकते हैं, उस रिस्क फैक्टर के साथ आप अपनी ग्रो कितना चाहते हैं मार्केट से, या 50%, 100%, 200% की उसके नियर अबाउट यदि कभी जाती है मार्केट तो आपको ब्रेकआउट करना चाहिए। और लगता है कि मार्केट आपके पीछे नहीं, आपकी बातों से शायद आप संतुष्टि नहीं करते, उसके लिए एक दिमाग में आती है कि एक माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा, उसका नाम है एशल, स्टॉप एंड लीव इट। आप स्टॉप कीजिए और वहाँ से निकल के दूसरी तरफ देखिए। आखिर और मार्केट में बहुत ढेर सारे कंपनीज हैं, ढेर सारे प्रोडक्टिविटी हैं, इन्वेस्टमेंट करने के ढेर सारे सिस्टम्स बने हुए हैं मार्केट में। अब कहीं भी इसको किया जा सकता है, रखा जा सकता है। आज की गोल्डन रूल भी हमने समझा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए।